अभी 2 दिन भी नहीं हुए उसको कुर्सी संभाले, इजराइल ने उसको भी ठिकाने लगा दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट बीच समिट में क्यों चले गए कनाडा छोड़कर वापस अमेरिका, और क्या ऐसा है जो बड़ा होने वाला है? वो बड़ा क्या होगा? क्या उनका यह कहना कि ईरान के लिए अब कोई रास्ता नहीं है, ईरान को संधि पर दस्तखत करने चाहिए, क्या यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है? तो ईरान रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? और क्या दुनिया भर में यह तनाव अब फैलता जा रहा है? पहले ये खबर देखिए, उसके साथ शुरुआत कर रहा हूं। ये बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। ईरान के पश्चिमी हिस्से में जबरदस्त हमला हुआ है। इजराइल ने मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। 5वें दिन भी इजराइल कर रहा है ईरान पर अटैक। एक के बाद एक ऐसी जगहों को चुना जा रहा है और ऐसा लगता है कि उसने पहले से यह तय कर लिया था कि फेज वाइज उसे यह काम करना है। पहले फेज में वो क्या करेगा, दूसरे में क्या करेगा, और ऐसा लग रहा है कि अपनी योजना को वो प्लानिंग जैसा उसने किया था उसी हिसाब से अंजाम दे रहा है। और इजराइल की आर्मी का बहुत बड़ा दावा कि 5 दिन में दूसरी बार ईरानी आर्मी चीफ की हत्या कर दी है उसने। चीफ बनने के 4 दिन बाद ही अली शादमानी की हत्या कर दी गई। अली शादमानी मारे गए, शुक्रवार को मारे गए थे मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, और अब शादमानी की बारी आ गई। शादमानी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो खमेनी के बेहद करीबी थे, विश्वास पात्र थे, और इसीलिए गुलाम अली राशिद के बाद उनको ये कुर्सी दी गई थी। लेकिन ऐसा तय कर लिया लगता है इजराइल ने कि कोई भी जो ऊंची कुर्सी में बैठेगा उसको उस ऊंचाई से और ऊंचे भेज दिया जाएगा। बहरहाल अगली खबर भी देख लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान। अगली खबर फ्लैश कीजिए। खमेनी की हत्या से ही जंग रुकेगी, नेतन्याहू ने कहा। इससे संघर्ष और बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू ने खमेनी को बताया सबसे बड़ा दुश्मन। ये बातें किधर जा रही हैं? ये क्या वाकई अब चीजें ऐसा है जो अब नियंत्रण से बाहर चली जाएंगी? ये तनाव और ज्यादा फैलेगा क्या? ईरान में क्या होने वाला है? ईरान में क्या अब वो होगा? ये कहते हैं लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल। क्या ईरान के मामले में ये अब होने वाला है? हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं, आज बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कहीं से। बहुत स्वागत है आपका मेजर साहब। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और कर्नल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जरा ये समझना चाहता हूं कि ईरान हर गुजरते दिन के हिसाब से सिनेरियो ईरान इजराइल मामले में क्या दिखाई दे रहा है? मेजर गौरव। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात है, इंटेंट और कैपेबिलिटी 2 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। और ये नेतन्याहू कह क्यों रहे हैं ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, कोई भी काम मुकम्मल अगर करना है तो आपके पास इंटेंट होना चाहिए और उस काम को करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि एक तो आपकी नियत होनी चाहिए और एक काबिलियत होनी चाहिए। ईरान के साथ सबसे बड़ी जो अभी बात है, जो नेतन्याहू चाहते हैं कि उसकी जो कैपेबिलिटी है, यानी कि उसके न्यूक्लियर एसेट्स, उसके बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब उसको खत्म कर दे तो ईरान की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या कैपेबिलिटी खत्म होना काफी है? बिल्कुल नहीं। ईरान का इंटेंट कब खत्म होगा? जब उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो जाएगी। क्योंकि ईरानी लोग जंग नहीं चाहते। ईरानी लोग बड़े अमन पसंद लोग हैं, अच्छे प्यारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। लेकिन इनका जो ये टॉप एशेलॉन है ईरान का, उसने ये जिहाद का राग एक पकड़ लिया है और उसके पीछे उसके पीछे लगा हुआ है जिहाद के राग के। तो इसकी ये दैट इज व्हाई नेतन्याहू इज सेइंग कि जब तक खमेनी को आप नहीं निपटाएंगे ये जंग नहीं खत्म होगी, और उसके बाद एस्केलेशन नहीं होगा, उसके बाद डी एस्केलेशन होगा, सब शांत हो जाएगा। इंटेंट एंड कैपेबिलिटी है दिनेश। इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, ये इंटेंट क्या है वो तो इजराइल लगातार दिखा रहा है, और कैपेबल है वो ये भी लगातार दिखा रहा है। लेकिन ये लीडरशिप का सफाई मुझे बहुत अच्छे से याद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो आपका और एयर मार्शल श्रीवास्तव लगातार ये कहते रहे थे कि आप वहां टारगेट कीजिए आर्मी की लीडरशिप को, और ये भी तय कीजिए कि वहां बेशक रिटायर हो जाए वहां का जनरल, लेकिन उसको छोड़िए मत, फिर उसके अंजाम तक पहुंचाइए, तब इनको इबरत हासिल होगी। क्या ये बात इजराइल बहुत पहले भांप चुका है? बिल्कुल भांप चुका है, और इजराइल हमेशा से करता रहा है। आपने देखा कि हिजबुल्लाह के मामले में उसने वहां की लीडरशिप खत्म की, हमस के मामले में लीडरशिप खत्म की, हूती की भी लीडरशिप खत्म की, और यहां पर भी पहला निशाना मिलिट्री और साइंटिफिक लीडर्स, न्यूक्लियर जो लीडर्स थे उन पर किया। और ये इतना प्रिसाइज रहा है दिनेश, एक बात आपको जरूर चौंकाएगी कि ये खबर उनकी जो ज़मीनी खबर है, जो मोसाद का ऑपरेशन है, जो उनकी यूनिट 820 है उसका जो ऑपरेशन है, जो उनका साइबर ऑपरेशन है, वाह क्या काबिले तारीफ है। जो जहां होता है वहीं मार देते हैं। ऐसा कभी आपने किसी आर्मी को करते देखा है? निशाना और सिर्फ उतना ही लीडरशिप को खत्म करते हैं, लॉन्चर्स को खत्म कर दिया,
और अब वहां पर न लॉन्च मैकेनिज्म बता है, जैसे गौरव बता रहे थे कि लीडरशिप भी गई, नीयत गई और उसका तरीका भी चला गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी आप सोचिए कि किसी जगह सिर्फ ये नहीं कि अमुक व्यक्ति किस शहर में मौजूद है, ये नहीं, किस मोहल्ले में मौजूद है ये नहीं, किस इमारत में मौजूद है ये नहीं, उसके किस अपार्टमेंट में मौजूद है, उसके किस रूम में मौजूद है, और वो टेबल पे बैठा हुआ है या बेड पे लेटा हुआ है, इतना प्रिसाइज। और इसीलिए मोसाद को मोसाद कहा जाता है। कर्नल शैलेंद्र, क्या आप भी ये बात कहेंगे कि इस पूरे मामले में जो एक्सपर्टीज, एक्चुअली एग्जीक्यूशन तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो प्लानिंग, वो जो इंटेलिजेंस है, वो असल में इसके पीछे है जो इजराइल को मजबूत बना रहा है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है, ये हमारे को भी पता है, हमारी आर्मी में भी होता है और हमारे स्पेशली आर्टिलरी में होता है। दुश्मन के ऊपर नुकसान पहुंचाना, उसे चोट पहुंचाना, उसे किल करना, ये अपने आप में एम को कभी अचीव नहीं करेगा। हम बोलते हैं इसे कि इन्फ्लिक्ट सच प्रोहिबिटिव लॉसेस दैट द विल टू फाइट शुड गेट किल्ड। मतलब ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाए कि उनके लड़ने की ताकत, उनकी रीढ़ टूट जाए। एक है कि उन लोगों को जिनका आप बोल रहे हैं, जैसे खमैनी हो गए, वो इस कैटेगरी में आ गए जो आपने समझाया। दूसरी कैटेगरी मैं आपको बताता हूं, लेकिन कर्नल साहब, अब तो उस कुर्सी में कोई बैठने से डरेगा जिसको उस कुर्सी में बैठा रहे। मैंने ये, आपने मेरे शब्द छीन लिए, ये गलत बात है, ये बहुत गलत। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बताने यही वाला था। दूसरा होता है कि आर्मी चीफ, तू गया तो पिछले वाला जो है वो गया, तो तीसरा बोलता है जो हाथ ऊपर था वो थोड़ा नीचे हो जाता है कि ये नंबर लगने वाला है मेरा। सो इसको बोलते हैं अगेन, टू विल इज बीइंग किल्ड एज फार एज ईरान इज कंसर्न। आई थिंक हम इसके ऊपर बात जरूर करते हैं, लेकिन इसको हमें सीख कर करना एक बहुत बड़ी बात। कर्नल साहब जो कह रहे हैं, ये मेजर गौरव आर्य, ये तो अब ये वाली बात हो गई है। कई लोग जो कमांडर इन वेटिंग होते हैं, उनके लिए तो ये मौका होता है कि भाई साहब वो कुर्सी पर जाएं, लेकिन अब तो ये कहेंगे नहीं, हम बगैर कुर्सी के काम कर देंगे, लेकिन आप हमको डेजिग्नेट मत कीजिए। मेजर गौरव आर्य, बिल्कुल बिल्कुल, आप दिनेश एकदम सही बात कह रहे हैं। यही चीज जैसा सर ने बताया, मार्शल श्रीवास्तव सर ने बताया, यही चीज हुई थी हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ। जब नसरल्ला मरा तो नसरल्ला की जगह दूसरा आया, उसको भी थैंक यू बोल दिया इन लोगों ने। अब क्या है कि ये पूरा जो एशेलॉन है इनका, ऊपर वाला साफ कर दिया। आज आप चाहे बात करें ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बात करें, आप इनकी रेगुलर आर्मी की बात करें, आप इनके इंटेलिजेंस सेटअप की बात करें, आप इनके एयर डिफेंस की सेटअप की बात करें, बड़ी सुंदर बात बोली थी सर ने, बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि ये रिफ्यूलिंग कर रहे हैं तेहरान के ऊपर। अब आप समझ लीजिए इस लेवल की एयर सुपीरियरिटी कि ये रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। रिफ्यूलिंग इज डन इन सेफ स्काइज। तेहरान के ऊपर रिफ्यूलिंग, इसका मतलब समझ लीजिए कि किस कदर वहां के समझ लीजिए आसमान पर नियंत्रण हो गया है इजराइल का। अगली खबर देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। G7 देशों का इजराइल को खुला समर्थन। G7 के नेताओं ने कहा है कि ईरान को कभी परमाणु हथियार न मिले, तो वहीं दूसरी तरफ 19 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हैं। चीन ने तेहरान में अपने दूतावास से कर्मचारियों को निकाला। ये लीजिए जरा, ये भी देखिए, चीन ने तेहरान में अपने दूतावास से कर्मचारियों को निकाला। ये दुनिया में जो बाकी जगहों पर डेवलपमेंट चल रहे हैं, खासतौर से G7 की तरफ हर किसी की निगाह है क्या चल रहा है कनाडा में। तो लोग देख रहे हैं ट्रंप वहां से क्यों चले जा रहे हैं, लोग ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, इतने में कनाडा के पीएम आकर कहते हैं नहीं, अब देखिए प्रेसिडेंट के तौर पर मुझको अपनी जिम्मेदारी निभानी दीजिए, उनको बीच में रोक दिया जाता है। एक्चुअली क्या चल रहा है ये लोग जानना चाहते हैं। G7 की बैठक में क्या हुआ और वर्ल्ड ओवर क्या चल रहा है और यहां से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, मेजर गौरव? देखिए, ट्रंप तो बीच में निकल लिया है, जैसा आपने शुरू में ही अपने बयान में बताया था कि ट्रंप साहब आए, वहां पे हाय हेलो करा, हाथ वाथ हिलाए, एक दो डील भी शायद उनकी यूके से साइन होनी थी, उसको कर कुरा के ट्रंप ने बोला कि मैं निकल रहा हूं। अब इसका ये है कि ट्रंप ने ट्वीट भी करे हैं, ट्रूथ सोशल पे भी डाला है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ट्रंप थोड़ा शोमैन किस्म का भी आदमी है, तो नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता, इमैनुअल मैक्रो ने अगर कोई बात कही थी तो इमैनुअल मैक्रो के ट्वीट को ये कहते हुए कि इनको तो कुछ मालूम नहीं है मैं क्या करने वाला हूं, ये हमेशा गेस कर, ये करने की क्या जरूरत थी उनको? नहीं, देखिए, वो टेलीविजन का आदमी है, वो रियलिटी टेलीविजन का आदमी है, आप ये समझिए ना, आप उसका बैकग्राउंड देखिए ट्रंप का। तो ट्रंप यही करता है हर समय कि दिखाने के लिए कि आई एम द बॉस ऑफ द रूम, कोई मुझे नहीं भांप पाया, मैं सबको भांप लेता हूं, मैं बताता हूं। अब उसने क्या बोला है, उसने जो ये संदेश दिया है ना कि तेहरान खाली करो, ये कल का संदेश है कि तुम तेहरान खाली करो, ये किसके लिए बोल रहा है वो ट्रंप? ये जो आम लोग हैं उनके लिए बोल रहा है। हो ना हो अमेरिका इज गेटिंग इनटू दिस फाइट। अगर चीजें एक आध दिन में 48 घंटे के अंदर अगर चीजें उस तरीके से पटरी पे नहीं आई जैसे ट्रंप चाहता है, तो हो सकता है कि मैसिव बॉम्बार्डमेंट ऑफ तेहरान, और ये बात ट्रंप भी समझ चुका है
भली भांति परिचित है कि जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आएगी। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं कि इंडिया और ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर यूरोप का आगे तक मिडिल ईस्ट का ले जाने की बात कर रहे हैं, ये सब ख्याली पुलाव है। ईरान तो मना कर रहा है, कह रहा है मैं वो बंद कर दूंगा अपने पूरे सी लेंस। मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि खामेनेई के ऊपर अभूतपूर्व खतरा मंडरा रहा है, क्या आप भी यही कह रहे हैं? मैं आपके पास लौटता हूं। भयानक स्तर पर पहुंचा ईरान इजराइल युद्ध, G7 बीच में छोड़कर अमेरिका लौटे डोनाल्ड ट्रंप, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक जरूरी है, यह ट्रंप ने कहा। तेहरान को फौरन खाली कर दें लोग, तेहरान को फौरन खाली कर दिया जाए। देखिए, पहले दिन जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ट्रंप ने कहा नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और आज वो कह रहे हैं कि तेहरान को पूरी तरीके से ईरानी लोग खाली कर दें। अगली खबर भी देख लीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर भड़के ट्रंप, मैक्रो को पब्लिसिटी का भूखा कहा। मैक्रो हमेशा गलत ही बोलते हैं, ट्रंप ने कहा। इमैनुअल मैक्रो पर ट्रंप ने कसा था तंज। ट्रंप के G7 बीच में छोड़ने पर कहा युद्ध रुकवाने अमेरिका लौटे ट्रंप। मैक्रो ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सीज फायर के लिए लौट रहा हूं, मेरे पास कुछ दूसरे जरूरी काम है। उनको नहीं मालूम है, वो हमेशा गलत गेस करते हैं। पता नहीं उनको एक राष्ट्राध्यक्ष को यूं नीचा दिखाकर क्या मिला, लेकिन मैं अब इसको बड़े लेवल पर ले जाना चाह रहा हूं। ये कहना कि तेहरान खाली करो ट्रंप का, इसका इशारा क्या है? इसका इशारा यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू एक ही पेज पर हैं। नेतन्याहू ने भी यही बोला था, तेहरान खाली करो, तेहरान खाली करो, और तेहरान खाली हो रहा है। तो पहली चीज होती है रेजिम चेंज से पहले जनता में एक विद्रोह का भाव आए। आपको बीच में रोक रहा हूं। हाँ। जब से नेतन्याहू ने कहा है कि टॉप डेथ टू अमेरिका कहने वाला और टॉप में ट्रंप का नाम रखने वाला है ईरान, तो तुम देख लो, तभी से सब कुछ बदला है लगता है। और उसने ये भी कहा कि मैं तो उनका छोटा भाई हूं, मैं तो नंबर 2 हूं, पहले आपको मारने के लिए आ रहे हैं। और ट्रंप को याद आ गई कि इलेक्शन से पहले उनके पर क्या आक्रमण हुआ था, तो ट्रंप ने कहा, और मैक्रोन की थोड़ी सी आदत है दिनेश, अगर कहें आप मुझे कहने दें, कि वो बोलते थोड़ा आउट ऑफ टर्न बोल देते हैं मैक्रोन। हाँ, थोड़ा आउट ऑफ टर्न बोलते हैं, हर चीज में कहते हैं मैं समझौता करा दूंगा, मैं कूद पड़ते हैं। मतलब ट्रंप को ट्रंप जैसा कहीं कोई मिल जाता है, आप ये कह रहे हैं। तो वो थोड़ा हुआ, तो ट्रंप ने बताया हु इज द बॉस। अच्छा, ये समझ जाओ कि मैं बॉस हूं। अच्छा। और अब मैं जा रहा हूं, कोई सीज फायर कराने नहीं जा रहा हूं, मैं तेहरान खाली कराने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि तेहरान के ऊपर अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। और खामनेई उधर वो कहते हैं हमारे जो मेजर गौरव को जोड़ना चाह रहे हैं सर आपकी बात पर। या जी, मैं बिल्कुल जो सर की बात है मैं 100% एग्री कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात एक जोड़ना चाह रहा हूं, सर ने बिल्कुल ये ठीक बात बोली है, सीज फायर से ट्रंप का कोई लेना देना है। ट्रंप बार बार कह रहा है डील, और डील में क्या कह रहा है ट्रंप कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते। न्यूक्लियर वेपन्स के साथ नेतन्याहू ने यह जोड़ दिया है कि तुम्हारे पास उसके साथ डिलीवरी सिस्टम्स भी नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों पर नहीं मार रहा है बम, ये इनके बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर भी बम मार रहा है। राइट। कि एक तो न्यूक्लियर वेपन है, एक उनके डिलीवरी सिस्टम्स हैं, दोनों को बर्बाद कर दो। और यही ट्रंप भी चाहता है। दे आर ऑन द सेम पेज। सर ने बिल्कुल 100% बात बोली है, सही, आई एग्री विथ हिम, दे आर ऑन द सेम पेज। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात कही है कि न सिर्फ उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके पास ICBMs नहीं होने चाहिए, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होने चाहिए, वेक्टर नहीं होने चाहिए जिसको जो न्यूक को लेकर उड़े। अगली खबर देख लीजिए, प्रतिशोध में इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा हम सिर्फ सीज फायर नहीं, असली अंत चाहते हैं। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ये बड़ी बातें हैं जो चल रही हैं, और ये ईरान, मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड ओवर जो चीजें हैं उनको किस दिशा में ले जाएंगी। आप इसकी मेगा पिक्चर क्या देख रहे हैं कर्नल साहब? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी बात है कि अगर आप चीजों को इवैल्यूएट करेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे, ट्रंप एक पार्ट बोलते हैं, नेतन्याहू दूसरा पार्ट बोलते हैं। अच्छा। ट्रंप ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया, और मैं वैसे भी यूएस का इंटरेस्ट बता सकता हूं कि वो हमेशा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर इजराइल के बाद किसी के लिए है तो वो यूएस के लिए, इसलिए उसको नहीं होना चाहिए। इजराइल बोलता है कि आपके पास ये न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, न्यूक्लियर चीज ही नहीं होनी चाहिए, चाहे आप एनर्जी के नाम से बात करें, चाहे किसी भी नाम से बात करें, और इसको आपके देश से बाहर किसी भी तरह की मिसाइल सिस्टम से ले जाना अपने आप में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है।